हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि कैसे हम उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं या उससे बाद में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है अभी तक वो 10 नवंबर 2023 है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी डेट भी बढ़ा दी जाए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और फॉर्म भरते टाइम हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सिखा ही दूंगा। लेकिन उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जैसे आपके पास कम से कम आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपके पास आपके पिताजी का या माताजी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो सालाना आय आपकी 2.5 लाख तक भी चल जाएगी। इसके अलावा आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास आपकी पिछली क्लास का जो भी रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। इस साल की फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए और आपके पास आपके बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो चलिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट वाले सेक्शन में आएंगे और जब आप अपने फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद यहीं से उसका स्टेटस भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट वाले सेक्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, फ्रेश लॉगिन वाला है और रिन्यूअल वाला ऑप्शन है। इसको समझने से पहले हमको एक चीज समझनी जरूरी है। यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर प्री मैट्रिक वाला ऑप्शन है, पोस्ट मैट्रिक वाला है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला ऑप्शन है। यहाँ पर प्री मैट्रिक बोलते हैं हम कक्षा 9 और 10 को, पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं 11 और 12 को, और पोस्ट मैट्रिक के अलावा जो अदर देन इंटर वाला ऑप्शन है इसमें सभी कोर्स आते हैं, जैसे BA, BSc या और भी कोई अदर कोर्स, पॉलिटेक्निक, BTech, इसमें ये सभी आते हैं। अगर आप 9th क्लास की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना होगा। और अगर आप हाई स्कूल में हैं और आपने 9th क्लास की स्कॉलरशिप अप्लाई की है पहले तो आपको रिन्यू वाले ऑप्शन में जाकर अपने फॉर्म को रिन्यू करना होगा। उसी तरीके से अगर आप कक्षा 11 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना होगा। लेकिन अगर आप कक्षा 12 की स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हैं और आपने कक्षा 11 में भी स्कॉलरशिप ली है तो आपको फिर रिन्यू वाले सेक्शन में जाना होगा। उसी तरीके से हमारा कोर्स का हिसाब है। मान लो आपने BA में एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना होगा। और अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रिन्यू वाले सेक्शन में जाना होगा। और यहाँ पर एक बात सभी में कॉमन है, अगर आपने कक्षा 9th में या कक्षा 11th में या अपने कोर्स की फर्स्ट ईयर में यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, 12th या 10th की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाना है। तो हम बिल्कुल नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस कैटेगरी के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे शुरू में हमारे पास दिखाया गया है SC/ST और जनरल, उसके बाद है OBC और उसके बाद है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। अब आप जिस भी कैटेगरी से हो और जिस भी क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर आसानी से सिलेक्ट करेंगे। जैसे माइनॉरिटी वाले सेक्शन में आते हैं और हमें कक्षा 9 की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर प्री मैट्रिक वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स फिल करते हैं वो कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है। और यहाँ पर आप जो भी अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जिले को सिलेक्ट करना है। जिस भी जिले में आप पढ़ते हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो उन सभी के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, उनको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति पूछा जाता है तो जाति में हमने अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर इस पर टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर धर्म जो भी है यहाँ पर आपको अपना धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछा जाता है, नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपके आधार कार्ड में लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पर आपको दोबारा से डालना है, कैप्चा कोड डालना है। और जो पासवर्ड यहाँ पर आप बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड इस तरीके से यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बाद आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे।
जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है क्योंकि आगे का सभी प्रोसेस इसी नंबर से आपको करना है। तो यहाँ पर हम होम पर क्लिक करते हैं। होम वाले सेक्शन में आने के बाद दोबारा से स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। हमने अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमको लॉगिन करना है तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी हमने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक बना हुआ आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमको नीचे के बचे हुए सभी स्टेप को क्लियर करना होगा। इनको क्लियर करने के बाद ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा। जैसे यहाँ पर लिखा डिजी लॉकर से सत्यापित करना है, अपना आवेदन फॉर्म पूरा फिल करना है। उसको आप यहाँ पर दोबारा से करेक्शन भी कर सकते हैं। आय और जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है, अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर सत्यापन करना है और लास्ट में अपने फॉर्म को जांचने के लिए प्रिंट निकलवा लेना है। अगर आप सभी डिटेल सही फिल करते हैं तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपको प्रिंट मिलेगा उसको आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। तो चलिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिजी लॉकर से सत्यापन कर इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होता है। हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर पहले से है। यहाँ पर हम कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको फिल करेंगे और यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और ओटीपी को सबमिट करेंगे। ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पर एंटर है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे डिजी लॉकर का पिन या पासवर्ड पूछा जाता है। जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है। डिजी लॉकर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप होती है, उसमें आपको पहले से अपना अकाउंट बनाना होगा। उसमें अकाउंट बनाने के बाद ही आप ये काम कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि डिजी लॉकर की आईडी आपको कैसे बनानी है तो इसके लिए यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हमारी डिजी लॉकर में पहले से आईडी बनी हुई है। मैं यहाँ पर अपने पिन को डाल लेता हूँ और साइन इन पर क्लिक करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर की आईडी में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी तो आप अलो पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर का सत्यापन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आता है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। इसमें हमको अपने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ऊपर हमारी पंजीकरण की डिटेल्स आ चुकी है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करी थी। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे आने के बाद हमको पहला ऑप्शन मिलता है व्यक्तिगत विवरण। इसमें हमको अपनी सभी पर्सनल डिटेल डालनी है। जैसे इसमें यहाँ पर पहला कॉलम है कि पिछले साल हम किस स्कूल में पढ़ते थे, उसका यहाँ पर हमने विवरण डालना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है कि पिछले साल आप पास हुए थे या फेल हुए थे, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पास हुए थे तो यहाँ पर हम पास पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद है पूर्णांक, यानी पिछले साल आपकी जो भी कक्षा रही हो, चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, 10वीं 11वीं 12वीं बीए बीएससी, यहाँ पर आपको पिछले साल की डिटेल्स फिल करनी है कि आपके रिजल्ट में टोटल कितने नंबर का पेपर था, वो यहाँ पर आप डालेंगे। मान लो 500 का हो, 600 का हो तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसमें से आपके नंबर कितने आए वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद हमारा पांचवा कॉलम है कि आप किस कक्षा में पढ़ते हो, यानी वर्तमान में कौन सी क्लास में आपने एडमिशन लिया है, 9th में या 10th में, तो जो भी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। हमने 9th में लिया है। उसके बाद एडमिशन की डेट यहाँ पर डालनी है। ये आपकी फीस की स्लिप में मिल जाएगी या अपने स्कूल से पूछ कर आप डाल देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 6 हमारे बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक। इसको आपको अपने स्कूल से लेना है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा और वो नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड का नाम डालेंगे, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यदि आपके पास टीसी है तो टीसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। 10वें नंबर में अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, माता का नाम डालेंगे और कक्षा 8 किस साल में आपने पास किया है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम डालेंगे, जिस विद्यालय से आपने कक्षा 8 को पास किया है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद बैंक डिटेल को हमें यहाँ पर डालना है। बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आपको बैंक का नाम सिलेक्ट करना है।
जनपद सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है। उसके बाद ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम डालेंगे जो भी आपकी पासबुक में प्रिंट हो, बैंक का IFSC कोड डालेंगे और नीचे दोनों कॉलमों में अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे हमको कॉलम मिलता है अन्य विवरण का। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपने इसके अलावा और भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है, तभी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके माता पिता या अभिभावक अर्धसेना में या पुलिस बल में कार्यरत है या नहीं, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसको यस या नो करेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 23 में आपसे पूछा जाता है कि आप हैंडीकैप है या नहीं। अगर आप किसी भी तरह से विकलांग हो तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे और विकलांगता का यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे, ये आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। उसके बाद नीचे ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको फिल करेंगे और यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हमको आगे के स्टेप को फॉलो करना है, तो हम होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे 4 स्टेप ग्रीन बने हुए आ चुके हैं। अब हमको अगला स्टेप मिलता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ कमी हो गई है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले स्टेप पे क्लिक करेंगे आय जाति प्रमाण पत्र हेतु, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना होगा, लेकिन जो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, इसलिए हमारे सामने आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन है केवल। हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर डालेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आय प्रमाण पत्र का डाटा नीचे आ जाएगा। आप वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने उस पर्सन की डिटेल्स आ जाएगी जिसके हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद नीचे हम आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर दोबारा डालना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वही उसके डॉक्यूमेंट्स में भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और नीचे आपके सामने एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, NCPI सत्यापन, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म को भरने के बाद हमको क्या करना है, नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको सभी डिटेल्स को मैच करना है अच्छी तरीके से और इस फॉर्म को आपको अपने कॉलेज में भी चेक कराना है। अगर फॉर्म को कॉलेज में चेक कराने के बाद फॉर्म में कुछ कमी आती है तो आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। जब आप फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे दोबारा से जांच कराने के बाद, तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन आता है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियां जांच ली गई है। यानी अगर एक बार आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म को अच्छी तरीके से जांच करा ले उसके बाद ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो यहाँ पर ये डिसेबल हो चुका है और अब आप फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और अपने कॉलेज में इसको जमा कर सकते हैं। और अगर आप अपने फॉर्म का कभी भी स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनल सबमिट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर एक QR कोड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी फॉर्म को आपको अपने स्कूल या कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट स्कूल या कॉलेज वाले मांगते हैं। मुझे पता है वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन फॉर्म को अच्छी तरीके से सबमिट करने के लिए इतना टाइम लगेगा ही। अगर ये वीडियो देखकर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।